डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तुम्हें भी आती कंटिन्यू आवाज लैपटॉप? नहीं। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार के प्याज पर 20% निर्यात शुल्क हटाने के फैसले का किसानों ने किया स्वागत। महाराष्ट्र की प्रमुख मंडियों में प्याज की आवक बढ़ने से कीमतों में आई कमी। किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार की एजेंसी या नेफेड के माध्यम से बेचे जाने वाली उपज का परिवहन व्यय उठाएगी केंद्र सरकार। विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट पहचान पत्र बनाने की हुई शुरुआत। अलग अलग राज्यों में सरकार द्वारा किसान एग्रीटेक रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 दिवसीय मेगा सब्जी एक्सपो 2025 के समापन समारोह में हुए शामिल। युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र खोलने की कही बात। और पारंपरिक भारतीय गोली सोडा के वैश्विक पुनरुत्थान की घोषणा। वैश्विक बाजारों में जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद एपिडा ने इसे गोली पॉप सोडा का किया लॉन्च। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने इस साल 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि प्याज पर लागू 20% निर्यात शुल्क को शून्य करने का फैसला किया गया है। ये अधिसूचना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार ने देश में दिसंबर 2023 में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। निर्यात प्रतिबंध के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्याज निर्यात 17.17 लाख टन और वित्त वर्ष 2024-25 में 18 मार्च तक 11.65 लाख टन रहा। सरकार के अनुसार मासिक प्याज निर्यात मात्रा सितंबर 2024 में 72,000 टन से बढ़कर जनवरी 2025 में 1.85 लाख टन हो गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि ये निर्णय किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की कीमत काबू में रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है। और केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क हटाने के फैसले का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और यहां के किसानों ने स्वागत किया है। इस महीने महाराष्ट्र की प्रमुख मंडियों जैसे कि लासलगांव और पिंपल गांव में प्याज की आवक बढ़ी है, जिससे कीमतों में भी नरमी आई है। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुताबिक भारत में इस बार रबी में प्याज का उत्पादन 227 LMT होने का अनुमान है, जो पिछले साल के 192 LMT से 18% अधिक है। ये उत्पादक देश की कुल प्याज आपूर्ति का 70 से 75% हिस्सा है और इससे अक्टूबर-नवंबर में खरीफ फसल आने तक बाजार में स्थिरता बनी रहेगी। महाराष्ट्र के किसानों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। आज प्याज निर्यात पे जो 20% ड्यूटी थी वो हटाने का फैसला किया है। आज वैसा नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से निकाला गया है। उसमें 1 अप्रैल 2025 से प्याज के निर्यात पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगने वाली है। प्याज के ऊपर जो निर्यात शुल्क है वो हटाने के बाद एक तरफ से किसान को दिलासा मिल गया। उत्पादन खर्चा बढ़ गया और किसान को दाम नहीं मिल रहा था, इसलिए केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका हम उनका अभिनंदन करते, क्योंकि किसान रात दिन मेहनत करता है लेकिन उसका जो मेहनत जो है उसका मेहनत का दाम नहीं मिल रहा था।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की सरकार है और किसानों को उनकी उपज की कीमत देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार ने प्याज पर 20% आयात शुल्क हटा दिया था और अब इसे बिल्कुल जीरो कर दिया है। अब किसान अपनी उपज जीरो आयात शुल्क पर भेज सकते हैं। मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसान को लाभकारी मूल्य देना, ठीक दाम देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन जब प्याज के दाम कम होने शुरू हुए और किसान को कम दाम मिलना प्रारंभ हुए, तब सरकार ने एक फैसला पिछले दिनों किया था कि प्याज अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा के 40% से 20% कर दी जाए। पहले 40% से घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की और अब यह फैसला किया है कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी घटा के जीरो कर दिया जाए। प्याज के एक्सपोर्ट पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उपजाया हुआ प्याज दुनिया के बाजारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के जाए और किसानों को अच्छे दाम मिल पाए, लाभकारी मूल्य मिल पाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित 3 दिवसीय 11वें मेगा सब्जी एक्सपो 2025 मेले के समापन समारोह में भाग लिया। किसानों को नई तकनीकों के लिए बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मेलों से किसानों को नई तकनीक सीखने का मौका मिलता है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र खोलने का भी फैसला किया गया है। तो ग्राउंडा उत्कृष्टता केंद्र पर मेगा सब्जी एक्सपो का आयोजन हुआ है। इस प्रकार के जो मेले लगते हैं उनका किसानों को नई नई तकनीक जानने का, उसके नज़दीक जाने का, उसको सीखने का ये मौका मिलता है और इससे हमारे किसान लाभान्वित होते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है, उनका जो लाभ है उसका फसल चक्कर के अंदर उसको लाभ मिलता है। और सरकार भी इस प्रकार से हमने अभी बागवानी के क्षेत्र के अंदर भी एक बड़ा बजट इसके अंदर बढ़ाया है। और देश में किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों को मिल सके और इसके लिए किसानों की एक विशिष्ट आईडी यानी कि पहचान पत्र बनाया जा रहा है। और इसके लिए अलग अलग राज्यों में सरकार द्वारा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा एग्रीस्टेक योजना में किसानों के रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन 31 मार्च तक किया जाएगा। इस योजना में राज्य के सभी जिलों में शिविर आयोजित कर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा रही है। राजस्थान में एग्रीस्टेक शिविरों के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करवाकर किसानों की विशिष्ट आईडी बनाई जा रही है। पूरे प्रदेश में अब तक 9,805 शिविरों का आयोजन कर 51,10,310 कृषकों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। ये जानकारी राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार की अध्यक्षता में हुई कृषि रजिस्ट्री शिविरों की प्रगति की समीक्षा बैठक में दी गई। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं से भी किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी 11 अंकों की प्रदान की जा रही है। मत्स्य पालक किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए जापानी मॉडल को अपनाकर अपना छोटे से स्थान पर भी मछली पालन कर सकते हैं, जहां उन्हें धान की खेती के साथ ही मछली पालन करने से दोहरा लाभ मिलेगा। ये जानकारी रविवार को मत्स्य विभाग प्रयागराज के मंडलीय कार्यालय में 1 दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ICAR के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद अफसार आलम ने दी है। उन्होंने मत्स्य पालकों से कहा है कि खेती कोई भी हो, किसानों को व्यावसायिक तरह से ही खेती करने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी किसान आगे बढ़ पाएंगे। मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन का कार्य पूरी तरह से व्यापारी बन के ही अपनी आय बढ़ाई जा सकती है।
तालाबों में मछली पालन के साथ अन्य खेती भी किसान कर सकते हैं। सरकार ने मछली कारोबारियों समेत सभी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए योजनाएं संचालित कर रही है, जिसका लाभ लेकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। अब किसानों को पारंपरिक खेती के साथ ही नई तकनीक का प्रयोग करने के लिए भी कहा जा रहा है, जो उनके लिए फायदेमंद है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज जनपद में इस वित्तीय वर्ष में 14 मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन कराया गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वृद्धि ट्रोको फार्म ने एक स्टार्टअप की शुरुआत की है, जिसने मछली उद्योग में नई तकनीक अपनाई है और बेहतरीन काम किया है। इस तकनीक का भरपूर लाभ मछली पालकों को मिल रहा है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक शहर आधारित स्टार्टअप वृद्धि टेक्नो फार्म्स भारत के मछली उद्योग में तकनीक को अपना रहा है। उद्देश्य मछली की बिक्री से कहीं अधिक अपने स्वास्थ्य और खाद्य चक्र के बीच की खाई को पाटने का है। हमने ये फिश चेन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक मुहिम चढ़ा हुआ है और ये स्टार्टअप उसी बिहाफ पे है, जिस बेसिस पे मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NFDB के थ्रू उनसे अप्रोच की। उन सबको उन्होंने ये प्रोजेक्ट के बारे में सराहा, काफ़ी सपोर्ट दिया और क्योंकि इनोवेटिव प्रोजेक्ट है और ये दो चीज़ों को सॉल्व करता है प्रॉब्लम। एक है कि हमारा जो नींव है वो रूरल एम्पावरमेंट ऑफ फार्मिंग और अर्बन हेल्थ, ये दोनों चीज़ को बैलेंस करते हुए इस फूड चेन को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश है। ये कोशिश खाद्य प्रदूषण से मुक्त एक स्वस्थ पीढ़ी बनाने की है। इस कोशिश को साथ मिला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, जिससे न केवल उन्हें सब्सिडी मिलती है, बल्कि एक्वा फार्मिंग और मछली विपणन के बारे में ज्ञान साझा करने से उन्हें अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने में भी मदद मिली है। Where the fish is sourced direct from the farmers in the farm, and they will be doing a primary quality check over there, and it will be loaded, and then it will be comes to our processing unit at 0 to 4 degrees Celsius by using insulated boxes. So once it reaches our processing unit, we will be inverting the fish. We will be doing the organoleptic and the chemical analysis of the fish like ammonia, formalin, physical tests like gills, and then odor, and then texture of the fish, scale, so etc. We will be checking, and then once it all get shortlisted and it once get check box out ticked off, we will be inverting the fish inward. वृद्धि टेक्नो फार्म्स तमिलनाडु और केरल के विभिन्न हिस्सों के मछुआरों से सीधे रसायन मुक्त मछली की किस्में मंगवा रही है। कोयम्बटूर के कलापट्टी में अपनी प्रसंस्करण इकाई में वे अपने उत्पाद की स्वच्छता और ताजगी की पुष्टि करने के बाद उसे साफ करते हैं और फिर घर घर पहुंचाते हैं। ये सभी प्रोडक्ट सीधे मछुआरों से खरीदारों तक उपलब्ध हो रहे हैं। इससे मछुआरा समुदाय तो लाभान्वित हो ही रहा है, ये भी सुनिश्चित हो रहा है कि ग्राहक ने पौष्टिक मछली उत्पाद खरीदे हैं। कोयम्बटूर से हरिहरन की रिपोर्ट। और आज विश्व टीबी दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में टीबी उन्मूलन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। जमीनी स्तर पर इन प्रयासों के ठोस नतीजे सामने आ रहे हैं। देश टीबी को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आम आदमी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल रही है। इस दिशा में मिल रहे बेहतर परिणामों की झलक टीबी उन्मूलन प्रयासों में हो रही प्रगति में देखी जा सकती है। जहां बाकी विश्व ने टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए 2030 की समय सीमा तय की है, वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत इससे बहुत पहले ही लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। टीबी के मामलों की पहचान, उनके प्रभावी उपचार और टीबी के प्रसार को रोकने के लिए मोदी सरकार की व्यापक पहल जमीनी स्तर पर अच्छे नतीजे दे रही है। यही वजह है कि टीबी के मामलों में 2015 की तुलना में 2023 में 17.7% की गिरावट आई है। वहीं टीबी से होने वाली मौतों में भी इस अवधि में 21.4% की कमी देखी गई है। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में
लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। टीबी को खत्म करने की दिशा में पहला कदम सभी मामलों की पहचान करना है। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 347 प्राथमिकता वाले जिलों में सरकार ने छुपे हुए मामलों की पहचान के लिए 100 दिन का विशेष अभियान चलाया। इसके तहत 7,47,000 निक्षय शिविर लगाए गए। इससे टीबी के 3 लाख से अधिक छिपे मामलों की पहचान हुई। टीबी उपचार का दायरा 2015 की तुलना में 32% बढ़ा है। टीबी उपचार के क्रम में बेहतर पोषण के महत्व को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त सहायता का प्रबंध किया है। इतना ही नहीं, टीबी रोगियों को 1,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत अब तक 3,635.29 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई है। इससे 1,24,00,000 लोगों को मदद मिली है। टीबी रोगियों को अतिरिक्त सहायता में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ने अहम भूमिका निभाई है। इससे उपचार के बेहतर परिणाम पाने, टीबी के खिलाफ लड़ाई में जनभागीदारी बढ़ाने और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों से मदद लेने की राह तैयार हुई है। छिपे हुए मामलों की तेजी से पहचान, उनका उपचार शुरू करने, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टीबी उपचार सुविधा, बेहतर पोषण सुनिश्चित किए जाने, टीबी रोगियों की आर्थिक मदद और टीबी के फैलाव को रोकने के लिए प्रभावी उपाय, ये वो कदम हैं जिन्होंने देश से टीबी को जड़ से मिटाने की जमीन तैयार की है। वो दिन दूर नहीं जब देश इससे पूरी तरह मुक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मिजोरम में पाए जाने वाला एंथूरियम फूल अब सिंगापुर की शोभा बढ़ाएंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने सिंगापुर के लिए एंथूरियम फूलों की पहली खेप को सफलतापूर्वक रवाना किया है। ये भारत की पुष्प कृषि निर्यात क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और ये इस क्षेत्र की पुष्प उत्पादन निर्यात यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि है। इसका सीधा फायदा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। इस विशेष फूल के निर्यात से वे भरपूर आर्थिक लाभ उठा पाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लेकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी साझा की है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पारंपरिक भारतीय गोली सोडा के वैश्विक पुनरुत्थान की घोषणा की है, जिसे गोली पॉप सोडा के रूप में पुनः लॉन्च किया गया है। ये मशहूर पेय, जो कभी घर घर में प्रचलित था, अपने नए रूप और रणनीति अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के कारण वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय वापसी कर रहा है। इस उत्पाद ने पहले ही वैश्विक बाजारों में मजबूत पैठ बना ली है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप तथा खाड़ी देशों में उतारी गई खेप का सफल परीक्षण शामिल है। फेयर एक्सपोर्टर इंडिया के साथ रणनीतिक साझेदारी खाड़ी क्षेत्र की सबसे बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं में से एक है। लुलु हाइपर मार्केट को नियमित डिलीवरी सुनिश्चित की है। लुलु आउटलेट्स में हजारों बोतलें स्टॉक की गई हैं, जिन्हें लोगों की जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। गोली पॉप सोडा सिर्फ एक पेय नहीं है, ये भारत की समृद्ध पाक विरासत और जीवंत पेय उद्योग का प्रमाण है। वैश्विक बाजारों में इस उत्पाद की बढ़ती सफलता ये साबित करती है कि घरेलू भारतीय स्वाद अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, भारतीय निर्यात के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं और वैश्विक खाद्य और पेय क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 30 मीट्रिक टन MT GI टैग वाला गुड़ बांग्लादेश को निर्यात के लिए भेजा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार ये पहल किसान उत्पादक संगठनों और किसान उत्पादक कंपनियों के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश को गुड़ के सीधे निर्यात की शुरुआत का प्रतीक है। शामली के विधायक प्रसन्न चौधरी ने मुजफ्फरनगर और शामली में उत्पादित गुड़ की बेहतर गुणवत्ता पर प्रकाश डाला, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी मांग है। उन्होंने निर्यात को सुगम बनाने में निरंतर सहयोग के लिए एपिडा को धन्यवाद दिया और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने में राज्य सरकार के सहयोग के महत्व पर जोर दिया।
मंत्रालय ने कहा कि एपीडा के समर्थन से ये कृषि निर्यात में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एफपीओ की तीसरी सफलता की कहानी है और इससे पहले 2023 और 2024 में नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा लेबनान और ओमान को बासमती चावल का निर्यात किया गया था। शेष रूप से ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र एफपीओ है जिसने राज्य की कृषि निर्यात नीति के तहत 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। पंजाब के किसानों और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच तीसरे दौर की वार्ता चंडीगढ़ में सकारात्मक रूप से संपन्न हुई। अगली बैठक 4 मई को होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से संबोधित करते हुए कहा कि किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से जुड़े कल्याण के मुद्दों को हल करने के लिए नियमित नीतिगत हस्तक्षेप भी कर रही है। गौरतलब है कि बैठक में चौहान के साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित थे। इस बैठक में 3 घंटे से अधिक लंबी चर्चा में किसानों की मांगों के विभिन्न कानूनी, आर्थिक और अन्य आयामों पर चर्चा की गई। देश भर के किसानों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करने का ये भी निर्णय लिया गया। ये बैठक केंद्र सरकार द्वारा 14 से 22 फरवरी को बुलाई गई 2 बैठकों के क्रम में थी। और अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम बिहार और पंजाब में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए बिहार के किसान सरसों की पक चुकी फसल की कटाई कर लें। साथ ही बिहार के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुवाई कर लें। यहाँ के किसान अरहर फसल की लगातार निगरानी करते रहें। बिहार में आलू की तैयार फसल की खुदाई कर लें किसान। ध्यान रहे, खुदाई से 15 दिन पहले फसल में सिंचाई न करें। बिहार के किसान भिंडी और करेला की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान खीरा और कद्दू की बुवाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। बढ़ते तापमान में प्याज फसल की उचित देखभाल करें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट लगने की संभावना है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। बात करें पंजाब की तो यहाँ के किसान टमाटर और बैंगन की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। पंजाब के किसान सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहें। शुष्क मौसम की वजह से सरसों फसल में एफिड रोग का प्रकोप देखा जा सकता है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह लें और उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। पंजाब के किसान गेहूं की फसल में ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करें। पंजाब में प्याज की बुवाई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। किसान भाई प्याज की बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। इसके अलावा पंजाब में अभी के समय मूंग की बुवाई कर सकते हैं। पंजाब में मिर्च की रोपाई भी की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है।
फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीबी को राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौती करार देते हुए देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सभी हितधारकों और भागीदारों से एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 8 साल पूरे होने पर लखनऊ में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए। गोरखपुर में 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर अधिकारियों को सतर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और एक आधिकारिक बयान के मुताबिक आगामी पर्व एवं त्योहारों के दृष्टिगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा आतंकवादी ठिकाने का भांडा फोड़ दिया है और साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया है कि बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञों ने आईईडी, ग्रेनेड, डेटोनेटर, टाइमर डिवाइस, कॉर्टेक्स और सेफ्टी फ्यूज को मौके पर ही नष्ट कर दिया है। घाटी को दहलाने की साजिश की जा रही थी। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।